नमस्कार मित्रों, मैं हनुमान सिंह इस डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। वैसे हमने रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक है, उसको पढ़ना शुरू किया था। इसमें कौन-कौन सी सामग्री हमें पढ़नी है, कौन-सी छोड़नी है, तो इसके संबंध में 2 वीडियो हैं, वो अब तक अपलोड हो चुके हैं। और तीसरा जो इसका भाग है, आज हमारा आद्यकाल है, वो पूर्ण हो जाएगा। बहुत ही कम समय में और संपूर्ण जो साहित्य है, आप लोगों को पढ़ा दिया जाएगा। और कौन-कौन से महत्वपूर्ण बिंदु है, जहाँ से प्रश्न बनते हैं, वो हमें पढ़ने हैं। तो आचार्य शुक्ल जी कहते हैं कि आचार्य शुक्ल जी के अनुसार जो तीसरा प्रकरण है, वो देश भाषा काव्य क्या है? तो कहते हैं कि प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ मुक्त भाषा के जो पुराने काव्य जैसे विशल देव रासो, पृथ्वीराज रासो आजकल हमें देखने को मिलते हैं, वो संदिग्ध हैं। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि आज भी इन रासो साहित्य के संबंध में हमें जो भी जानकारियां प्राप्त होती हैं, वो संदिग्ध हैं। इसी संदिग्ध सामग्री को लेकर के थोड़ा बहुत विचार हो सकता है और उसी के ऊपर हमें है वो संतोष करना पड़ेगा। आगे शुक्ल जी बताते हैं कि राजसभा में सुनाए जाने वाले नीति और श्रृंगार आदि विषय प्राय दोहों में कहे जाते थे और वीर रस के जितने भी पद हुआ करते थे वो छप्पे में कहते थे। यानी राजा की प्रशंसा में जो चारण या भाट अपनी जो रचना करते थे, उन रचनाओं में राजसभाओं के बीच में जाकर के नीति और श्रृंगार के दोहे और वीर रस के दोहे कहा करते थे। अब नीति और श्रृंगार के दोहे थे, उनकी तो रचना वो दोहों में कहते थे और वीर रस के जितने भी पद थे, उनको छप्पे में कहा करते थे, छप्पे छंद में कहते थे। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, ये पूछी जा सकती है आप आपसे पेपर में। आगे शुक्ल जी कहते हैं कि वे राजकीय पुस्तकालयों में भी रक्षित रहती थी और भट्ट चारण जीविका के विचार से उन्हें अपने उत्तराधिकारियों के पास छोड़ जाते थे। उत्तरोत्तर भट्ट चारणों की परंपरा में चलते रहने से उनमें फेर फार भी बहुत कुछ होता रहा। इसी रक्षित परंपरा की सामग्री हमें हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल में मिलती है और इसी से इस काल को हम क्या कह सकते हैं, वीर गाथा काल कह सकते हैं। यहाँ शुक्ल जी हमें बताते हैं कि जितने भी चारण और भाट अपने राज्य आश्रित कवियों के पास में रहते थे, तो वो वहां पर उनकी प्रशंसा में जो भी पद लिखा करते थे, वो उनके पास सुरक्षित छोड़ करके वहां से चले जाते थे। और ये जो पद हैं या ये जो पुस्तकें हैं, ये जो सामग्री थी, उनमें वहां रहने के कारण थोड़ा बहुत फेरबदल भी हो जाता था। और इसमें अधिकांशतः जितनी भी रचनाएँ हैं जिसमें राजाओं की वीरता की बात कही गई है, इसलिए इसको देख करके इस आदिकाल का नाम मैं जो है वो वीरगाथा काल नाम देता हूँ, ऐसा आचार्य शुक्ल जी कहते हैं। आगे शुक्ल जी हमें बताते हैं कि ये जो ग्रंथ हैं वो कहाँ सबसे अधिक संख्या में प्राप्त हुए हैं। तो कहते हैं कि उधर की अगर हम देखें तो कन्नौज, अजमेर और अहिलवाड़ा आदि बड़ी-बड़ी राजधानियां उधर ही प्रतिष्ठित थी और उधर की भाषा ही शिष्ट भाषा मानी जाती थी और कवि चारण आदि उसी भाषा में रचना करते थे। प्रारंभिक काल का जो साहित्य हमें उपलब्ध होता है, उसका आविर्भाव है, वो इसी भूभाग से हुआ था। यानी शुक्ल जी हमें बताते हैं कि इनका जो अ, इनका यानी जो चारण और भाटों के द्वारा राजाओं की प्रशंसा में जो पद लिखे गए, उनकी जो सामग्री है वो कन्नौज, अजमेर और अहिलवाड़ा में सबसे अधिक मिली है। यहाँ चारण जाति के लोग हैं वो बहुत अधिक रहते थे, राजाओं का भी बड़ा आविर्भाव था। तो आज हमें साहित्य से संबंधित जो प्रारंभिक काल की कोई जानकारियां हैं वो अगर प्राप्त होती हैं तो वो इसी भूभाग से प्राप्त होती हैं। इसके बाद आगे शुक्ल जी हमें बताते हैं कि अजमेर को बसाने वाला जो था उसका नाम अजय राज था। उसने मुसलमानों को पराजित करके और अजमेर नगर को बसाया था। ये प्रश्न पेपर में पूछा जाता है। आगे अगर हम बात करें तो ये जो अजमेर को बसाने वाले अजय देव थे, ये आन्ना के पुत्र विशल देव जिसका नाम विग्रहराज चतुर था, उसके समय में वर्तमान में थे।
और इन्होंने मुसलमानों के ऊपर जो है सेना लेकर के चढ़ाई भी की थी और उनको परास्त भी किया था। तो आगे शुक्ल जी बताते हैं कि इनमें सबसे जो प्रतापी राजा था, जो सबसे प्रसिद्ध हैं, वो रणथंभौर के महाराजा हमीरदेव चौहान हुए थे, जो महाराज पृथ्वीराज चौहान की वंश परंपरा में थे, ऐसा शुक्ल जी बताते हैं। आगे शुक्ल जी कहते हैं कि वीर गाथा को हम अगर देखें तो दो रूपों में पाते हैं, एक तो मुक्तक के रूप में, दूसरा प्रबंध के रूप में। ये पेपर में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि वीर गाथा है उसको कितने रूपों में हम प्राप्त करते हैं। शुक्ल जी के अनुसार बताइए। तो दो रूपों में है, एक तो मुक्तक है, दूसरा प्रबंधक है। आगे नेट में पूछी गई ये पंक्ति है कि यूरोप में वीर गाथाओं का प्रसंग युद्ध और प्रेम रहा, वैसे ही यहाँ भारतवर्ष में भी ऐसा ही होता था। किसी भी राजा की कन्या के रूप का स्वाद पा करके और दल बल के साथ उनके ऊपर चढ़ाई करना और प्रतिपक्षियों को पराजित कर उस कन्या को हर करके लाना वीरों के लिए एक गौरव और अभिमान का काम हुआ करता था। कहते हैं शुक्ल जी, ये कहते हैं कि जिस प्रकार अगर हम देखें कि यूरोप के में वीर गाथाओं का यही प्रसंग था कि युद्ध किस लिए होते थे, युद्ध केवल प्रेम के लिए हुआ करता था। अर्थात किसी भी राजा है उसकी कन्या को जो है हर करके ले आना वो अपने आप में सबसे बड़ा गौरव मानते थे। और ऐसा ही हमारे यहाँ भारतवर्ष में भी हुआ कि जो भी राजा हुआ करता था और वो जब राजा किसी दूसरे राजा के ऊपर दल बल लेकर के चढ़ाई करता था, तो इसका सीधा सीधा एक ही कारण होता था कि या तो वह उसकी जो कन्या है उसको हर करके लाना चाहता है, और प्रेम के सिलसिले में ये युद्ध हुआ करते थे। इस प्रकार अगर हम देखें तो इन काव्यों में श्रृंगार का भी थोड़ा मिश्रण है वो रहता था, पर गौण रूप में रहता था। यानी प्रेम की अगर बात करें तो श्रृंगार का कहीं न कहीं प्रसंग आ जाता था, लेकिन इतना नहीं था। केवल वीरता की भावना है, उसका सबसे अधिक प्रसंग है, प्रधानता रहती थी, इसलिए इसको वीर गाथा काल नाम दिया गया। लेकिन प्रधान रस वीर ही रहता था। केवल श्रृंगार केवल सहायक रस के रूप में रहता था, ऐसा शुक्ल जी कहते हैं। आगे शुक्ल जी ये कहते हैं कि जहाँ राजनीतिक कारणों से भी युद्ध होता था, वहां भी उन कारणों का उल्लेख न करके कोई रूपवती स्त्री ही कारण कल्पित करके रचना की जाती थी। यानी यहाँ शुक्ल जी ये बताते हैं कि अगर ऐसा होता था कि कोई राजनीतिक कारण लेकर के भी अगर कोई राजा युद्ध करता था, तो लिखने वाले जो थे, वो चारण जो भाट थे, वो केवल किसी रूपवती स्त्री को कल्पित करके और फिर उसके ऊपर रचना किया करते थे। आगे शुक्ल जी बताते हैं कि ये वीर गाथाएं दो रूपों में मिलती हैं। ये जितनी भी वीर गाथाएं हमें प्राप्त होती हैं, ये वीर गाथाएं दो रूपों में प्राप्त होती हैं। एक तो प्रबंध काव्य के साहित्यिक रूप में और दूसरा वीर गीतों के रूप में। वीर गीतों को हम बैलाड्स कह सकते हैं। तो इन रूपों में दो रूपों में प्राप्त होती है, एक तो वीर गीतों के रूप में, एक प्रबंध के साहित्यिक रूप में। साहित्यिक प्रबंध के रूप में जो प्राचीन ग्रंथ हमें उपलब्ध होते हैं, उनमें सबसे प्राचीन ग्रंथ और सर्व मैं ये कहूं कि अच्छा है तो पृथ्वीराज रासो। वीर गीत के रूप में हमें एक सबसे पुरानी पुस्तक प्राप्त होती है जिसका नाम है विशल देवरासो। ये विशल देवरासो केवल वीर गीत है, न कि कोई साहित्य की पुस्तक है, ऐसा शुक्ल जी कहते हैं। आगे जो रचना में कई सौ वर्षों में लोगों में बराबर गाई जाती हो, इसको हम विशल देवरासो कहते हैं। उसकी भाषा अपने मूल के रूप में नहीं रह सकती। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है आल्हा, आल्हाखंड, जिसको हम परमाल रासो कहते हैं, जिसके गाने वाले प्राय समस्त उत्तरी भारत में पाए जाते हैं। आगे शुक्ल जी बताते हैं यहाँ पर वीर काल के उन ग्रंथों का उल्लेख किया गया है जिनकी या तो प्रतियां मिलती हैं या कहीं उनका उल्लेख मात्र पाया जाता है, वे ग्रंथ रासो कहलाते हैं। और एक प्रश्न ऐसा भी पेपर में पूछा जाता है कि रासो शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो कई लोग उसको रहस्य शब्द से मानते हैं, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि जो लोग हैं वो रहस्य शब्द से मानते हैं। तो
तो यहाँ विशल देव रासों के अंतर्गत है वो वो